स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। अब हम बात करेंगे वेरियस मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो पहले हम बात करें कंसंट्रेशन है क्या। हमने यहाँ पे एक न्यू टर्म यूज किया, कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन मतलब आपको एक गिलास पानी दे दिया और कहा इसमें चीनी घोल दो 1 चम्मच, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हुई 1 स्पून पर ग्लास। सिंपल। कंसंट्रेशन इज अ ब्रॉड टर्म। जो भी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहां पे किसी तरह की स्पेसिफिकेशन नहीं है, वेदर इट इज 1 लीटर 100 लीटर 10 लीटर्स, व्हाट क्वांटिटी इज, कोई भी क्वांटिटी। जैसे मैंने बोला ना 1 स्पून पर ग्लास, 2 स्पून पर ग्लास, दैट इज द कंसेंट्रेशन। तो अगर कम कंसेंट्रेशन होगी सॉल्यूट की, ठीक है, अगर सॉल्यूट है लेस क्वांटिटी के अंदर, तो इट विल बी कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर उसकी सॉल्यूट की क्वांटिटी है मोर, इट विल बी नोन एज कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड दो तरह के सॉल्यूशंस होंगे। अब कौन कौन से वो तरीके हैं, इनको हम हल्का हल्का डिटेल पिक करेंगे। +1 के अंदर आपने इनको बहुत डिटेल में पढ़ा है, मैं इनको हल्का सा रिवीजन दूंगी आपको, उसके बाद इनके न्यूमेरिकल्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करें मास परसेंटेज। नाम से ही पता चल रहा है पर 100 पार्ट्स की बात हो रही है, आउट ऑफ 100। सो इट इज द मास ऑफ द कंपोनेंट। मैंने आपको बताया था वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनरी सॉल्यूशंस पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब मास परसेंटेज किसके बराबर होगी, मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास of the solution multiplied by 100। ये हमारा फॉर्मूला बन गया कि मास परसेंटेज किसके बराबर होगी, सॉल्यूशन के अंदर कंपोनेंट का मास कितना है डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। ऐसे निकालते हैं ना परसेंटेज। ओके, लेट A and B are 2 components। लेट इट बी कि हमारे पास A और B 2 कंपोनेंट है, ठीक है। ओके, मास ऑफ A कितना आया WA, मास ऑफ B ये रहा WB। ओके, तो टोटल मास कितना होगा WA प्लस WB। नाउ मास परसेंटेज ऑफ A किसके बराबर होगा, मास ऑफ कंपोनेंट मतलब WA। अब मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, मास ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल, इट्स ओके। मास ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल WA plus WB multiplied by 100। Similarly, mass percentage of B किसके बराबर होगी, mass of WB divided by total multiplied by 100। देखो इसको आप एक और तरीके से भी निकाल सकते हो, मैं यही कर देती हूं, और जो यहां पे वैल्यू आएगी mass percentage of A let it be equal to X, तो आप क्या करेंगे 100 माइनस X। ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, 2 ही कंपोनेंट है तो इसको 100 में से माइनस करके आपके पास आ जाएगा आंसर Y। तो दोनों तरफ आपको इसको बार बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक की परसेंटेज निकाल लो, दूसरी को 100 में से माइनस कर दो, ऑल सेट। ये दोनों ही चीजें किसमें थी, ग्राम्स के अंदर, तो यहां कोई टेंशन नहीं होती। अगर मान लो आपको दिया जाता है 20% इथेनॉल, तो 20% इथेनॉल का मतलब उसमें 20 ग्राम इथेनॉल है और 80 ग्राम क्या है वाटर, दोनों मिलके क्या है 100। 20%, 100 के अंदर 20 पार्ट कौन है, इथेनॉल, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम बात करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज की। तो वॉल्यूम परसेंटेज के अंदर हम अब मास की जगह पे वर्ड यूज करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। दिस इज वॉल्यूम परसेंटेज, तो इनको हम V by V भी बोलते हैं। वॉल्यूम इन वॉल्यूम, पहले वाला था W by W, तो इट इज वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट पर, अब 100 ग्राम्स नहीं आएगा, पर 100 पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां आ गया हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज, इट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन divided by total volume of the solution into 100, है ना सिंपल फॉर्मूला। तो अब यहां पे let again A and B 2 components, right? Okay,
तो वॉल्यूम ऑफ ए इट इज VA, वॉल्यूम ऑफ बी इट इज VB, देयरफॉर टोटल वॉल्यूम कितना हो गया VA प्लस VB। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए किसके बराबर आएगा, वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपल, इसको सॉल्व कर लीजिए। सिमिलरली वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी इट विल बी VB अपॉन टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, या फिर आप इसके जो वैल्यू आएगी उसमें 100 में से उसको माइनस कर दीजिए। ओके, तो अब इसमें दोनों ही सॉल्यूशंस हैं। मतलब अब अगर यहां पे आता है 20% इथेनॉल, तो दिस इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, बहुत सारी मेडिसिन के ऊपर देखना लिखे होते हैं ये सारी चीजें कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है या W बाय V है। तो इसका मतलब इसमें इथेनॉल कितना है, इट इज 20 ml एंड वाटर कितना है 80 ml और टोटल कितना है, दिस इज 100 ml। इस तरीके से हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकाल के उसकी परसेंटेज पता कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को लग रहा होगा मैम ने यहाँ 8 आर्टिकल बना दिए जबकि बुक में तो कम है। तो प्यारे बच्चों, मैंने इन तीनों कंपोनेंट्स को अलग अलग कर दिया सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अब मैं थर्ड टाइप की बात करने वाली हूं। आपने यहां पे किया W बाय W, फिर आपने किया V बाय V, अब मैं बात करूंगी W बाय V की। ठीक है, ये चीजें आप अपने घरों में जितनी भी लिक्विड चीजें आती है ना, चाहे वो मेडिसिन है, सैनिटाइजर है, पीने वाली दवाई है, या आप कोई शरबत लेकर आते हो, चेक करना उनके कंपोनेंट्स को। इस लैंग्वेज में लिखा होता है उसके पीछे W बाय W, V बाय V, W बाय V। ठीक है, तो मास पर वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज W बाय V परसेंटेज। मतलब सल्यूट का मास और पूरे सॉल्यूशन का क्या होगा, वॉल्यूम। क्योंकि आप अच्छे से जानते हो जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होती है वही सॉल्यूशन की होती है। तो यहां पे हम हर बात सॉल्यूशन की कंटेक्स्ट में ही करेंगे। तो व्हाट इज मास टू वॉल्यूम परसेंटेज, इट इज मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम का मतलब ऑलरेडी ml में होगा इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल लेट इट बी 10% sodium chloride. 10% sodium chloride means WA, मतलब mass of sodium chloride कितना आ गया हमारे पास, it is 10 grams and volume of solution, अब water नहीं लिखोगे आप, दोनों का मिलाकर 100 होगा। volume of solution it is 100 ml, मतलब 10 ग्राम NaCl in 100 ml solution। तो इसको बनाएंगे कैसे, 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड लिया और उसको हमने आपने देखे हुए हैं है ना, मेजरिंग फ्लास्क देखी हैं, इस तरीके से ग्रेजुएटेड होती है। लेट इट बी की इसका जो वॉल्यूम है दैट इज 100 ml। हमने इसमें इतना सा पानी डाला, ऊपर से सोडियम क्लोराइड डाल दिया, इसको अच्छे से घोल लिया। फिर आप उधर से पानी डालते जाएंगे जब तक इसका वॉल्यूम 100 ना हो जाए। तो ये नहीं आपने सोचना कि इट विल बी 100 ग्राम प्लस 90 ml, नो, इट विल नॉट बी 90 ml, क्योंकि मास और वॉल्यूम दोनों की क्वांटिटी अलग अलग होगी। तो यहाँ टोटल जो वॉल्यूम है दैट विल बिकम 100 ml। हम इसी तरीके से हमारी लेबोरेटरीज के अंदर सॉल्यूशंस बनाते हैं, है ना। कोई भी आप बनाते हो, ऑक्सैलिक एसिड लेते हो, तो जितना मेजर किया उसको पानी में डाला, घोला, फिर उसको मेल्टिंग सिलेंडर में शिफ्ट कर देते हैं और पानी डालकर उसका वॉल्यूम जितना बनाना हो बना लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दिखाती हूँ जिसके अंदर हम इस चीज को यूज करते हैं, आप अपने घरों में यूज करते हो। लेट मी शो यू। ये मेरे पास एंटीसेप्टिक लोशन है पोविडोन आयोडीन का। तो ध्यान से देखिए कॉम्पोजिशन, इट इज पोविडोन आयोडीन 5% W/V, मीन्स 5 ग्राम पोविडोन आयोडीन को 100 ml वॉल्यूम लिया हमने, सोल्यूशन का घोला और पूरे सोल्यूशन को हमने 100 ml तक कर दिया। क्लियर। अभी एक और एग्जाम्पल, अब ये ध्यान से देखिए, मेरे पास है हैंड सैनिटाइजर। आप अपने अपने घर में कॉम्पोजिशन चेक करना। नाउ इट इज हैविंग आइसोप्रोपाइल एल्कोहल और इसकी परसेंटेज 72 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ध्यान से देखिए। उसके बाद इसके अंदर है ग्लिसरीन and it is 2% to 4%, again it is
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। देन इट इज हैविंग एलोवेरा जेल, ठीक है, जैसे क्वांटिटी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट देखिए पार्ट्स पर मिलियन। देखो पहले हम पर 100 कर रहे थे, जो कंपोजिशन आती थी मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमें चाहिए पार्ट्स पर मिलियन मींस 10⁶। बस इतना सा ध्यान रखना है। देखिए इट इज द पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, लेट टू कंपोनेंट्स A एंड B। A और B मिलकर B तो नॉर्मली हमारे पास सॉल्वेंट होगा कि हमने इसको वाटर में डिसॉल्व किया है कि कौन से सॉल्वेंट में यूज किया है। तो दो कंपोनेंट है A एंड B, ठीक है। तो मास ऑफ A WA, मास ऑफ B WB, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन it is WA plus WB. Now parts per million of A किसके बराबर होगा? मास ऑफ कंपोनेंट A डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन टू 10⁶। बस इतनी सी बात। जो भी कंपोनेंट का आप निकालना चाहे A की वैल्यू निकालेंगे तो A कंपोनेंट का मास अपॉन टोटल मास इनटू 10⁶। पार्ट्स पर मिलियन, इसको भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो जैसे V बाय V, W बाय V, जैसे हम उसको वॉल्यूम परसेंटेज को करते थे उसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हो, पार्ट्स पर मिलियन को भी। तो जिस कंपोनेंट की वैल्यू आपने निकालनी है आप निकाल सकते हो। अच्छा एक एग्जांपल देखिए, इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि जिन सॉल्यूट्स की क्वांटिटी बहुत कम होती है उसको पर 100 पार्ट्स में एक्सप्रेस करना मुश्किल हो जाता है, मतलब बहुत कम क्वांटिटी आती है। अगर हमें मान लो कि क्लोरीनेशन के लिए ही हमने मेजरमेंट लेनी है तो पर 100 पार्ट्स इट विल बी डिफिकल्ट। हमारा जो आईपीएच डिपार्टमेंट है क्लोरीनेशन करता है, तो आप नियर बाय कोई है तो उनसे जरूर पूछना, तो वो कहेंगे पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से वो क्वांटिटी जो है वो वाटर टैंक्स के अंदर डाली जाती है। क्योंकि अगर पर 100 पार्ट्स करेंगे तो बहुत कम क्वांटिटी जिसको मेजर करना मुश्किल हो जाता है। अब एग्जांपल देखो, मेरे पास 1 लीटर सी वाटर है, ठीक है, और 1 लीटर सी वाटर, ये लीटर है ml, तो नॉर्मली उसका मास कितना है 1030 ग्राम्स, तो उसके अंदर 6 × 10⁻³ ग्राम्स ऑक्सीजन है। ओके, तो मेरे पास आ गया मास ऑफ ऑक्सीजन, it is 6 × 10⁻³ grams, and mass of solution sea water it is 1030 grams। पहले हम मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे तो पूरा वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो ये आया मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 1 लीटर इंटू 100। इसको सॉल्व करते हैं, इट विल बी 6 × 10⁻³ ये 20 के साथ कैंसल, ये ऊपर जाके नीचे इसके साथ पॉजिटिव में है, ऊपर जाके ये हो जाएगा 10⁻⁻1 एंड यू विल गेट 6 × 10⁻⁻⁴। तो आपके पास देखो कितनी कम क्वांटिटी आई। अब इसी चीज को अगर मैं पार्ट्स पर मिलियन के अंदर कैलकुलेट करूं तो तब देखते हैं कितना आंसर आएगा हमारे पास। तो पार्ट्स पर मिलियन मेरे पास आ जाएगा पार्ट्स पर मिलियन ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितनी मिल रही थी हमें 6 × 10⁻³ ग्राम्स अपॉन 1030 इंटू 10⁻⁶। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। देखो यहां दोनों को करने के बाद मेरे पास 10⁻³ तो पहले ही आ रहा है। आई एम हैविंग 6/1030 और इसको सॉल्व करने के बाद आई विल बी गेटिंग 5.8, नियरली 5.8 पार्ट्स पर मिलियन। तो देखो इसको मेजर करना आसान है, आप 5 ग्राम तो मेजर कर सकते हो, इसको कैसे करोगे? तो दैट इज व्हाई पार्ट्स पर मिलियन इट इज यूज्ड मोस्टली टू एक्सप्रेस पोल्यूशन, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। आप लोग चेक करना, नेट पे डालना कि टुडेज क्वांटिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड और वेरियस पॉल्यूटेंट्स, किसी भी सिटी की बात कर लीजिए, दिल्ली डाल दीजिए, लुधियाना डाल दीजिए, यू विल गेट द आंसर। वो सारी की सारी कंसेंट्रेशंस दे आर एक्सप्रेस्ड इन पार्ट्स पर मिलियन। जरूर चेक करना इस चीज को। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज मोलैरिटी
एज द नेम इंडिकेट्स, इसमें आएंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो मोलैरिटी किसके बराबर आई? नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ओके, आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं? इट इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो मोलैरिटी किसके बराबर आई? इट विल बी इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय जो भी वॉल्यूम होगा डिवाइडेड बाय 1000। आप लीटर को कन्वर्ट कर लेंगे ml में या सेंटीमीटर क्यूब में। तो 1 लीटर इट इज 10 रेज़ टू पावर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब और ml। तो आपको इसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए 1000 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। तो किसके बराबर होगा? इसको अब आप ऐसे लिख सकते हो, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 ऊपर चला जाएगा 1000 अपॉन वॉल्यूम। तो ये हमारे पास मोलैरिटी का एक जर्नल फॉर्मूला बन गया, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। अब आप किसी का भी मोलैरिटी इस तरीके से निकाल सकते हो। ध्यान ये रखना है मोल्स और वॉल्यूम किसका है? सॉल्यूशन का। मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू 1 लीटर, दोनों मिलकर लीटर के बराबर होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolved in 500 ml of solution। 500 ml सोल्यूशन के अंदर हमने 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व कर दिया। बताओ इसकी मोलैरिटी कितनी है? तो मैं इधर ही साइड में सॉल्व कर दूंगी। अब मेरे पास गिवन मास इट इज 4 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा? 40 ग्राम। कैसे आया देखिए, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, इट इज इक्वल टू 40। ओके, तो ये आ गया गिवन मास। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हाउ मच? इट इज 500 ml। नाउ मोलैरिटी किसके बराबर? मोलैरिटी किसके बराबर? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास इज 4 डिवाइडेड बाय मोलर मास 40 इंटू 1000 अपॉन 500। ये आ गया 2 2 + 4, तो ये आ गया 5 4 5 20, 1 अपॉन 5 मीन्स 0.2 मोलर। दिस इज मोलैरिटी 0.2 मोलर। और आप इसको लिख सकते हो 0.2 मोल्स पर लीटर, क्योंकि इसके जो यूनिट है वो यही बनेंगे, मोल्स पर लीटर। ये भी एक क्वेश्चन रहता है यूनिट्स, तो यूनिट्स इसके रहेंगे मोल पर लीटर। तो इस तरीके से मोलैरिटी के जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान इस बात का रखना है, जो चीजें गिवन है उनको लिखते जाइए। जो भी अमाउंट ऑफ सोल्यूट आपको गिवन है उसका मोलर मास निकालिए, वॉल्यूम को 1000 के वाले यूनिट के अंदर कन्वर्ट कीजिए। रादर आपको इसी फॉर्मूला को डायरेक्ट लिखना चाहिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। तो ये थी मोलैरिटी। नेक्स्ट देखिए मोलैलिटी। एज द नेम इंडिकेट्स, नंबर ऑफ मोल्स तो इसमें इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। फर्क क्या है मोलैरिटी से? ये डिफरेंट कैसे है मोलैलिटी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर 1000 ग्राम्स और 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। अब यहां पे मोलैरिटी में क्या होता था? देखो मोलैरिटी में होता था सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू 1 लीटर, लेकिन यहां पे क्या है? सोल्यूट प्लस 1000 ग्राम, it will be equal to solution and it may be greater than 1 liter. Not maybe, it is always greater than 1 liter, right? Okay. तो अब मैं पहले मोलैलिटी की बात करती हूं।
नंबर ऑफ मोल्स आपको पता है किसके बराबर होते हैं, तो आप मोलेलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो आप लिखोगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय 1000। किलोग्राम को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लीजिए, डिवाइडेड बाय 1000। तो आप इसको किसके बराबर लिखेंगे, इट इज गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो ये बन गया हमारे पास मोलेलिटी का फॉर्मूला। और मोलेलिटी की यूनिट इट इज मोल्स पर किलोग्राम। जैसे वो रहता है मोल्स पर लीटर, इट विल बी एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर किलोग्राम। और कई बार ऐसा लिखा होता है मोल किलोग्राम इनवर्स, ठीक है। या फिर सिंपली हम इसको लिखते हैं स्मॉल m के साथ, लेट इट बी 2 मोलल, दिस इज 4 मोलल, राइट, इस तरीके से। तो कोई भी न्यूमेरिकल आए आपको ये ध्यान देना है कि उसमें सॉल्वेंट वॉल्यूम तो नहीं दिया हुआ है, अगर वॉल्यूम दिया है तो उसको पहले मास में कन्वर्ट करना है। तो मोलेलिटी वाले न्यूमेरिकल्स थोड़े से टिपिकल होते हैं, थोड़ा ध्यान से इनको सॉल्व करना होता है। एक आधा एग्जाम्पल पिक करते हैं। अब एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं। देखो, कैलकुलेट, पहले हम इसकी बात करेंगे। कैलकुलेट मोलेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखना, दिस इज ml, जबकि मोलेलिटी के अंदर हमें वॉल्यूम नहीं मास चाहिए, लेकिन उसने डेंसिटी दी है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, तो जो जो गिवन है पहले तो वो लिख लेते हैं। ओके, दोनों में से कैसे पता लगाएं सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है? जो लेस क्वांटिटी दैट इज सॉल्यूट एंड दिस इज सॉल्वेंट। ओके, तो गिवन मास ऑफ दिस इज पोटेशियम कार्बोनेट, इट इज 20.7 ग्राम्स। तो नेक्स्ट स्टेप इसी का, मॉलिक्यूलर मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट आप सॉल्व कर सकते हैं। पोटेशियम का 39 इंटू 2 प्लस कार्बन का 12, 16 इंटू 3, इट विल कम आउट टू बी 138 ग्राम्स। ठीक है, ये आपने इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। चलो, फिर उसने आगे आपको दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इट इज 500 ml, लेकिन मोलेलिटी के लिए मुझे मास चाहिए। वी नो डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला, वी नो दैट डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपको वॉल्यूम गिवन है, मास चाहिए, ठीक है। ऑल्सो मास विल बी इक्वल टू किसके बराबर आएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी आपको गिवन है, डेंसिटी गिवन इट इज 1 ग्राम पर ml। तो वैल्यू पुट कीजिए तो आपके पास आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास आ गया कितना कितना, उसकी डेंसिटी कितनी है 1, वो देखिए गिवन है, इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना गिवन था? दिस इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml। तो 1 को मल्टीप्लाई किया 500 से, अब ये बन गया 500 ग्राम्स। ये मुझे चाहिए था। पता चल गया, डेंसिटी गिवन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये आ गया हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन फॉर्मूला क्या बोलता है? गिवन मास, मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे हम जानते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास कितना आया? 500 ग्राम्स। सॉल्यूट कितना था? 20.7। यहां से सॉल्वेंट निकाल लीजिए। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इट विल बी 500 माइनस 20.7। 500 में से 20.7 को माइनस कर दीजिए एंड यू विल गेट 479.3 ग्राम्स। नाउ दिस इज मास ऑफ सॉल्वेंट। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं।
मोलैलिटी इट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, किसके बराबर आया? गिवन मास इज 20.7, मोलर मास इट इज 138 इंटू 1000 अपॉन 479.3। अब जो चीजें आपको चाहिए थी वो सारी की सारी आपको मिल गई। इसको सॉल्व कीजिए एंड यू विल गेट 0.313। 0.313 दिस इज मोलैलिटी। 0.313 क्या है? दिस इज मोल्स पर किलोग्राम, और आप इसको लिखोगे 0.313 स्मॉल m। तो इस तरीके से आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। जो कुछ भी आपको गिवन है उसको देखते चलिए, अगर वॉल्यूम गिवन है उसको मास में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, अभी जो एक और न्यूमेरिकल लिखा है, लेट्स सी दैट। ये बहुत ही सिंपल है। 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड डिसॉल्व किया है 75 ग्राम बेंजीन में। ओके, तो मैं सीधा लिखूंगी मास ऑफ सल्यूट, और सल्यूट है एथेनोइक एसिड। हाउ मच? इट इज 2.5 ग्राम। ओके, तो क्योंकि मुझे इसका आगे नंबर ऑफ मोल्स भी निकालने हैं तो मैं यहीं पे निकाल लूंगी मोलर मास ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, तो आप यहां से निकाल सकते हो 12 प्लस 12 24 प्लस टोटल 4 हमारे पास हाइड्रोजन हैं 4 प्लस देयर आर 2 ऑक्सीजन 32, इट विल कम आउट टू बी 28 प्लस 32 दिस इज 60। तो इसका मॉलिक्यूलर मास आया हमारे पास 60 ग्राम्स। और क्या गिवन है? यस, मास ऑफ सॉल्वेंट चेक कीजिए 75 ग्राम बेंजीन, ग्राम दिया है उसने, तो मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज इट इज ऑफ बेंजीन इट इज 75 ग्राम्स। लगा दीजिए, सीधा फॉर्मूला लगेगा मोलैलिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। यहां गिवन मास किसका होता है? सॉल्यूट का, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो कितना था? 2.5 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 1000 अपॉन 75। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया 25 3 जा 25 4 जा 40 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4 2 3 जा 6। तो अब मेरे पास आया ऊपर 5.0 डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9, तो इसको मैं 0 को हटा देती हूं, दिस इज 5.9। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो आंसर 0.556 आ जाएगा। दिस इज 0.55 ही आता जाएगा, तो लेट इट बी 0.556। या तो आप लिखेंगे मोल पर किलोग्राम, और दिस इज 0.556 स्मॉल m। तो ये बिल्कुल सिंपल था, सब कुछ पहले से ही आपको मास में ही गिवन था, डायरेक्ट सॉल्वेंट दिया था, डायरेक्ट सॉल्यूट दिया था। प्रॉब्लम आती है जहां पे सॉल्यूशन दे दिया हो या फिर सॉल्वेंट ही आपको उसने वॉल्यूम में दिया हो, तो पहले आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मोलैलिटी is preferred over molarity for expressing the concentration terms. Why? देखिए, मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों में से बेटर कौन है? मोलैरिटी, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, मतलब पर लीटर में। और इसमें क्या होता है? मोलैलिटी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। राइट, यहां पे है वॉल्यूम, यहां पे है मास। तो देखिए, मोलैरिटी इज वॉल्यूम डिपेंडेंट व्हाइल मोलैलिटी इज मास डिपेंडेंट। और आपको याद होगा चार्ल्स लॉ ये कहता है वॉल्यूम चेंजेस विद चेंज इन टेम्परेचर। आपको याद है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, घटने पे घट जाएगा। व्हाइल मास रिमेन्स सेम, मास तो सेम रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोलैरिटी है, जब हम लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं, टेम्परेचर चेंज हुआ,
मॉर्निंग में गर्मी थोड़ी कम होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है, मींस अगर हम एक्सपेरिमेंट को रिवाइज करते हैं, रिपीट करते हैं आफ्टरनून, तो उसकी वैल्यू कुछ और आएगी, बिकॉज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर विल बी चेंज इन वॉल्यूम, मोलैरिटी चेंज हो जाएगी, बट मोलैरिटी इट इज मास डिपेंडेंट और मास कभी चेंज नहीं होता, देयरफॉर मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर बट मोलैरिटी रिमेन्स सेम, इसलिए मोलैरिटी इज प्रेफर्ड ओवर मोलैरिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है कई बार। आउट ऑफ 1 मोलर एंड 1 मोलल, मोलर एंड मोलल दोनों में से ज्यादा कंसेंट्रेटेड कौन है? देखो, एक तरफ हमारे पास एक गिलास पानी है, सेम साइज का दूसरा गिलास है, दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें मैंने ऐड किए 2 टीस्पून ऑफ शुगर, इसमें मैंने ऐड की 1 टीस्पून, तो मेरे को बताइए किसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ शुगर ज्यादा होगी? क्वाइट ऑब्वियस, इसके अंदर, पानी तो सेम था, तो इसके अंदर चीनी हमने ज्यादा डाली, मींस इट इज मोर कंसंट्रेटेड। अब मोलर और मोलल दोनों में से कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है? लेट्स सी दैट। इस चीज को हम एक एग्जांपल से करते हैं, ठीक है। मेरे पास है 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरी साइड है 1 मोलल सोडियम हाइड्रोक्साइड। 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल मतलब 40 ग्राम, जो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा, एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन टोटल इट इज 1000 ml, मींस 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर जितना भी लगा दैट इज इक्वल टू टोटल 1000 ml। क्लियर बात? दूसरी साइड मेरे पास है 1 मोलल। 1 मोलल का मतलब है तो 1 मोल, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इट इज 40 ग्राम, ठीक है। लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास मास ऑफ वाटर सॉल्वेंट, ठीक है, मैं यहां दे देती हूं सॉल्वेंट, ये कितना होगा? 1000 ml। सिर्फ सॉल्वेंट ही 1000 ग्राम होगा। पहले मास की बात करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1000 ग्राम, ओके। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml, देयरफॉर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मुझे इसको किसके अंदर कन्वर्ट करना है? वॉल्यूम में, सो दैट मैं कंपैरिजन ले सकूं। इधर मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इट इज 1000 ml नेट 1 मोल के अंदर। यहां पे डेंसिटी आ गई तो मेरे को वॉल्यूम चाहिए, डेंसिटी नीचे, मास था 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1, इट इज 1000 ml, तो वॉल्यूम आ गया 1000 ml। मतलब इसके अंदर कैसे बना? सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 ग्राम प्लस 1000 ml वाटर, तो नेट वॉल्यूम कितना हो गया? क्योंकि 40 ग्राम हमने 1000 ml के अंदर डिसॉल्व किया, यहां 40 ग्राम में वाटर डाल के टोटल 1000 हुआ था, लेकिन यहां पे 40 ग्राम प्लस 1000 ml, तो नो डाउट ये वाली वैल्यू इट विल बी ग्रेटर देन 1000 ml। तो अब आप देख लीजिए, देयरफॉर नेट वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 1000 ml। So, on comparing, it is found that molar solutions are more concentrated. Molar solutions जो हैं, they are more concentrated as their net volume is less than molar solutions। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज नॉर्मेलिटी। मोलैरिटी से मिलता जुलता कंसेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा फर्क। इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नाउ इट्स अ न्यू टर्म, मोल्स की जगह पे आ गया ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, और इसको हम नोट करते हैं कैपिटल एन के साथ। मोलैरिटी को किया था कैपिटल एम, मोलैलिटी को किया था स्मॉल एम, नाउ इट इज कैपिटल एन, ओके। तो इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ
ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके बराबर होते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट्स, इट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। जो भी हमारे पास सॉल्यूट है, ग्राम इक्विवेलेंट्स, जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते थे? मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, लेकिन यहां पे हम ग्राम इक्विवेलेंट्स ले रहे हैं तो इट विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास। अब मैं इक्विवेलेंट मास आगे बताती हूं कैसे निकालते हैं, पहले हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो नॉर्मैलिटी इट विल बी इक्वल टू गिवन मास किसका? सॉल्यूट का। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, अब मोलर मास की जगह पे आ गया इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, क्योंकि लीटर्स में कन्वर्ट करना है 1000, और ये क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। तो इसकी जो भी हमारे पास यूनिट्स आएंगी, दीज विल बी ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। इस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। अब अगली बात यह है कि ये इक्विवेलेंट मास, ये हम किस तरीके से निकालेंगे? चलिए थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। इक्विवेलेंट मास, अब आप देखो हमारे पास जो सॉल्यूट है, या तो वो एसिड होगा, या बेस होगा, या फिर वो सॉल्ट होगा। तो नॉर्मेलिटी, वी आर हैविंग नॉर्मेलिटी इक्वल टू, दिस इज गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, अब जो बहुत इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा? मैंने आपको बोला टोटल 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं, या तो होगा एसिड, या होगा बेस, या फिर क्या होगा, मेरे पास कोई सॉल्ट होगा। यही 3 चीजें हैं। ओके, एसिड वो कंपोनेंट है जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं, तो नंबर ऑफ H पॉजिटिव, इसको हम बोलते हैं बेसिसिटी। बेस वो है जो OH नेगेटिव देगा, तो नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस इट इज कॉल्ड एसिडिटी। सॉल्ट के अंदर 2 चार्जेस होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब मैं यहां पे आपको इनके इक्विवेलेंट मासेस निकाल के दिखाती हूं। इन केस ऑफ एनी एसिड, कोई भी एसिड, तो उसका इक्विवेलेंट मास इट विल बी इक्वल टू जो हमारे पास एसिड का मोलर मास डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। सिंपल सी बात। अब देखो फॉर एग्जांपल HCl का मोलर मास कितना आया? 35 प्लस 1 36.5, राइट। तो इसकी बेसिसिटी, HCl जब टूटता है तो एक H पॉजिटिव देता है, इस बाकी कुछ नहीं, हमें सिर्फ ये पता करना है कितने H पॉजिटिव देगा। तो इसकी बेसिसिटी कितनी आ गई? 1। तो इसका इक्विवेलेंट मास HCl का किसके बराबर होगा? 36.5 डिवाइडेड बाय 1, 36.5। तो ये आ गया हमारे पास 36.5 ग्राम्स। इक्विवेलेंट मास आ गया 36.5 ग्राम्स। ओके, इसी तरीके से सिमिलरली इन केस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यहां से निकलेंगे 2H पॉजिटिव, मतलब इसकी बेसिसिटी कितनी आ गई? 2। तो इसका इक्विवेलेंट मास इट विल बी इक्वल टू इसका मोलर मास दैट इज 98 ग्राम डिवाइडेड बाय बेसिसिटी इज 2, इट विल बी 49 ग्राम्स। क्लियर? ओके, अब देखिए इन केस ऑफ एनी बेस, एसिडिटी को हम यहां पे फॉलो करेंगे। जितने H पॉजिटिव दिए उसको बेसिसिटी बोलते हैं, जितने OH नेगेटिव वो एसिडिटी। तो इसका इक्विवेलेंट मास इट विल बी इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी, है ना। देखो फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें से सिर्फ एक OH नेगेटिव निकलेगा, तो इसका इक्विवेलेंट मास होगा जो इसका मोलर मास है दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 1, अगेन 40 ग्राम्स। ओके,
तो दूसरी तरफ अगर हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, सिमिलरली लेट इट बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट विल गिव 2OH नेगेटिव आयंस। तो इसकी एसिडिटी कितनी आई? 2। तो इसका इक्विवेलेंट मास इट विल बी इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज 40 प्लस 16 प्लस 1 17 टू 34, तो ये आ जाएगा 74 ग्राम्स। इसका मोलर मास आ गया 74 ग्राम्स। तो इट विल बी मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, 37 ग्राम्स। आप किसी भी कंपाउंड का निकाल लीजिए। सिमिलरली लेट इट बी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के केस में आप क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट मास इट विल बी इक्वल टू 27 प्लस 17 3 जा 51, इट विल बी 8, 5 प्लस 2 78 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में से मुझे निकलेंगे 3 OH नेगेटिव आयंस, मींस इसकी एसिडिटी होगी 3। तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 3 2 जा 6, 1 कैरी हुआ, 3 6 जा 18। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास आ गया 26। और यहां पे नॉर्मेलिटी में हमें इक्विवेलेंट मास यूज करना है। गिवन मास को जब इक्विवेलेंट मास के साथ आप डिवाइड करेंगे दैट विल गिव ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब आई बारी सॉल्ट की। सॉल्ट के अंदर दो चीजें होंगी, एक होगा केटाइन, दूसरा होगा एनाइन। तो आपको क्या करना है, इस केस में इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव वैलेंसी। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा टोटल पॉजिटिव वैलेंसी, उसके साथ आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास है लेट इट बी सोडियम क्लोराइड, तो यहां पे आ गया टोटल पॉजिटिव वैलेंसी। सोडियम क्लोराइड ये टूटेगा तो देगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो इसका इक्विवेलेंट मास किसके बराबर होगा, इसका सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास 58.5 डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है 1, इट विल बी 58.5 ग्राम्स। अच्छा एक और देखते हैं, लेट इट बी कैल्शियम क्लोराइड। तो यहां पे कैल्शियम है 40 प्लस 71, इट विल कम आउट टू 111 ग्राम्स। तो इसका इक्विवेलेंट मास विल बी इक्वल टू मोलर मास 111। अच्छा अब यहां देखिए मेरे पास है कैल्शियम क्लोराइड, ठीक, ये टूटेगा तो देगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव 2 Cl नेगेटिव। तो मेरे को टोटल पॉजिटिव चार्ज लेना है, इट विल बी डिवाइडेड बाय 2, 55.55 ग्राम्स कैल्शियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट मास। तो इस तरीके से आप एसिड बेस या सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। इट वाज जस्ट टू गिव अ रिवीजन। आप लोग ये चीजें +1 में करके आए हो, बस नॉर्मेलिटी निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है कि वो एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। अब देखो नॉर्मेलिटी का न्यूमेरिकल कैसे आता है। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्सैलिक एसिड और वॉल्यूम दिया है 1250 ml। वेरी सिंपल, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या है H2C2O4.2H2O, इट इज 31.5 ग्राम। ओके, तो हमारे पास मुझे इक्विवेलेंट मास चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं क्या लिखूंगी, वी नो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन बेसिस T। नाउ इन ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है देखना, COOH2H2O। दिस इज वाटर ऑफ हाइड्रेशन। यहां से ये दो हाइड्रोजन्स बाहर जाती हैं, तो ये देगा COO नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव प्लस 2H2O। ठीक है, तो इसकी बेसिस T कितनी आ गई 2। लेकिन उससे पहले मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो इसको निकाल लेते हैं। 2 कार्बन 12 इंटू 2 प्लस 4 ऑक्सीजन 16 इंटू 4 प्लस 2 हाइड्रोजन प्लस 2 इंटू 18, तो ये आ गया 24 प्लस 64 प्लस 2 प्लस 36। तो ये हमारे पास आ गया 64 प्लस 24, दिस इज 88 प्लस 2
प्लस 36, तो दिस इज 90 प्लस 36 126। तो ऑक्सैलिक एसिड का मोलर मास ये आ गया 126 ग्राम। देयरफॉर इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड किसके बराबर होगा, जो इसका मोलर मास है डिवाइडेड बाय बेसिस टी, तो इट विल बी 126/2, दिस इज 63 grams, राइट। तो इसका इक्विवेलेंट मास इज 63 grams। नाउ नॉर्मेलिटी, इट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। तो आपको वॉल्यूम कितना गिवन है, 1250। नाउ वी आर गिवन वॉल्यूम इक्वल टू 1250 ml। वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो नॉर्मेलिटी विल बी इक्वल टू 31.5 डिवाइडेड बाय 63 इंटू 1000 अपॉन 1250। इसको सॉल्व कीजिए। देखो 31.5 2 जा 63, ठीक है, और ये हमारे पास 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया ऊपर हमारे पास 50, 5 1 जा 50, 5 2 जा 10, 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, दिस इज 2 upon 5 means 0.4। we will be getting 0.4 नॉर्मल। तो इसकी नॉर्मेलिटी आई 0.4 नॉर्मल, इट विल बी 0.4 नॉर्मल। या तो आप इसको 0.4 नॉर्मल लिखेंगे और आप लिखेंगे 0.4 ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर और 0.4 नॉर्मल। जिस भी यूनिट में आप इसको एक्सप्रेस करना चाहें आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो दिस इज द वे हाउ यू कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। नाम से ही पता चल रहा है फ्रैक्शन मींस टोटल में इसकी कितनी पार्टिसिपेशन है। सो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। हल्का सा एग्जांपल लेते हैं, लेट टू कंपोनेंट्स A एंड B, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, इसको मैं लिख लूंगी Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, लेट इट बी Nb। तो फिर हमारा स्टेप आएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इट विल बी Na प्लस Nb, ओके। मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं x के साथ, इट इज डिनोटेड बाय x, इस तरीके से। तो मेरे पास XA मीन्स दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ A, राइट। XA किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। यही लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सिमिलरली XB it will be equal to NB upon Na plus NB। आप A की वैल्यू निकालें, आप B की वैल्यू निकालें। एक तरीका तो ये हो गया। अब और याद रखने वाली बात, कभी भी मोल फ्रैक्शन चाहे 2 कंपोनेंट के हो, चाहे 4 के, चाहे 3 के, दोनों का टोटल इक्वल टू 1 होता है, इसको याद रखना है। तो अगर आपने एक वैल्यू निकाली, देयरफॉर XB किसके बराबर होगा, 1 माइनस XA, एंड XA किसके बराबर होगा, 1 माइनस XB। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। एक की वैल्यू निकालेंगे तो दूसरे की वैल्यू आप 1 में से माइनस कर दीजिए। अगर 3 हमारे पास कंपोनेंट होंगे तो 2 की निकाल के तीसरी वैल्यू के लिए 1 में से माइनस कर दीजिए। कई बार आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स दिए गए होंगे, कई बार गिवन मास होगा, तो उस केस में पहले आपको हर हाल में नंबर ऑफ मोल्स बनाने हैं, ओनली देन यू कैन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% इथिलीन ग्लाइकॉल बाय मास। तो उसने पहले ही दे दिया मास, इट इज W बाय W कंटेंट, ठीक है। तो देखें, दिस इज इथिलीन ग्लाइकॉल, ओके, ठीक है। तो इसका मोलर मास निकाल लेते हैं पहले। 2 कार्बन 12 12
24, 24 plus 2, 26, 28, 29, 30. 30 plus 32. 30 plus 32, it will be 62. तो इथिलीन ग्लाइकॉल का मोलर मास मेरे पास आ गया 62 ग्राम, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत पड़ने वाली है आगे. ओके, नाउ 20% इथिलीन ग्लाइकॉल मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मास ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल इज इक्वल टू 20 ग्राम. 20%. ओके, टोटल सोल्यूशन 100 ग्राम. देयरफॉर मास ऑफ वाटर सॉल्वेंट कितना हुआ? 100 माइनस 20 इक्वल टू 80 ग्राम. मोल फ्रैक्शन सिर्फ इथिलीन ग्लाइकॉल की निकालनी है, बट नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों के निकालने पड़ेंगे. ओके, नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, तो ये आएगा हमारे पास गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो किसके बराबर है? गिवन मास 20 डिवाइडेड बाय 62. 20 को 62 से डिवाइड कर दीजिए एंड यू विल गेट 0.3225. ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, और मैं इसको लिखूंगी Na. ठीक है. सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर किसके बराबर होगा? वाटर कितना था? 80 ग्राम डिवाइडेड बाय वाटर का मोलर मास 18. इट विल बी 4 पॉइंट समथिंग, 4.44. आप बेशक पूरा लिख लीजिए. गिवन मास अपॉन मोलर मास, इट इज 80 अपॉन 18, 4.44. मतलब NB मेरे पास कितना आ गया? 4.44. अब ये दो नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास आ गए. ओके, अब मुझे निकालना है N टोटल. इट इज इक्वल टू Na प्लस NB. तो N टोटल कितना आ गया? 0.325 प्लस 4.44 एंड इट विल बी, इसको भी हम 2 डेसिमल प्लेस तक ले लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.44. इट इज 4.76. राइट, मैंने 2 डेसिमल प्लेस तक लिया. 4.76, इधर ही 2 डेसिमल प्लेस कर लेती हूं 32 के बाद. ओके, इट वॉज 3225. तो 322, तो उसको हमने राउंड ऑफ करके ले लिया 32. तो ये आया 4.76. Therefore XA, this is mole fraction of इथिलीन ग्लाइकॉल किसके बराबर होगी? जो अपने उसके नंबर ऑफ मोल्स थे अपॉन N टोटल. तो XA कितना आया? इट वॉज 0.32 डिवाइडेड बाय 4.76, और इसको सॉल्व करने के बाद वी विल गेट 0.076. तो ये रही मोल फ्रैक्शन इथिलीन ग्लाइकॉल की. देयरफॉर XB मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर किसके बराबर होगी? 1 माइनस 0.076. दो इट इज नॉट आस्क्ड, बट यू कैन कैलकुलेट. 1 में से माइनस करेंगे तो आपके पास वाटर की मोल फ्रैक्शन आ जाएगी. तो इस तरीके से आप मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं. एक और मेथड है फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन, दैट इज फॉर्मेलिटी. ओके, देखो कुछ एक मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे होते हैं, स्पेशली आयोनिक कंपाउंड्स के लिए हम इसको यूज करते हैं, विच डू नॉट एग्जिस्ट एज डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स. जो डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट नहीं करते, परफेक्ट मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट नहीं करते, वहां हम वर्ड फॉर्मेलिटी यूज करते हैं. ठीक है, कुछ एक कंपाउंड्स होते हैं जिनका फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है, हम इसको डिनोट करते हैं F के साथ. व्हाट इज दिस? दिस इज नंबर ऑफ फॉर्मूला मास. मोल्स नहीं है, दिस इज फॉर्मूला मास, और वो किसके बराबर होगा? फॉर्मेलिटी. इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ फॉर्मूला मासेस ऑफ सॉल्यूट. ये किसके बराबर होगा? गिवन मास अपॉन जो आपका फॉर्मूला आपको बता रहा है, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम. तो गिवन मास किसका है? सॉल्यूट का. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा. ओके, जैसे लेट इट बी
3 point calculate formality of a solution containing 3.68 gram potassium ferrocyanide in 500 ml of solution. 500 ml solution के अंदर we have dissolved 3.68 gram of solvent. अब देखो इसको सॉल्व करना बिल्कुल ही सिंपल. हमारे पास है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट. दिस इज 3.68 ग्राम. ओके, अब हम इसका निकालेंगे फॉर्मूला मास. फॉर्मूला मास ऑफ K4FeCN6. मैं इसको इधर साइड में इसकी वैल्यू निकाल के दिखा देती हूँ. K4FeCN6. तो दिस इज पोटेशियम 39 इंटू 4 प्लस एक आयरन 56. Cn बाहर पूरे के बाहर 6 है, तो कार्बन कितने हैं 6 इंटू 12 इंटू 6 इंटू 14. तो ये आ गया 156 प्लस 56 प्लस 72 प्लस 84. इसको ऐड कीजिए, इट विल कम आउट टू बी 368. ओके, तो ये फॉर्मूला मास मेरे पास आ गया 368 ग्राम्स. तो फॉर्मेलिटी किसके बराबर है? गिवन मास 3.68 डिवाइडेड बाय 368 इनटू 1000 अपॉन 500. ये आ गया 2. ये डेसिमल हटाया और नीचे लग गया हमारे पास 100. ये इसके साथ कैंसिल. अब हमारे पास क्या बचा? 2 अपॉन 100. दिस इज 2 अपॉन 100 मीन्स 0.02 फॉर्मल. ठीक है, 0.02 फॉर्मल. ठीक है, नॉट फैराडे. दिस इज फॉर्मेलिटी. तो फॉर्मेलिटी का मतलब जो आपको फॉर्मूला दिया है, नंबर ऑफ मोल्स बन जाने थे अगर आप यहां पे मॉलिक्यूलर मास लिखते. तो दिस इज फॉर्मेलिटी व्हेन यू आर यूजिंग गिवन मास अपॉन फॉर्मूला मास. सो इस वीडियो में इतना ही. बहुत जल्द मिलेंगे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस लेकर. Till then, complete your notes and stay tuned for the upcoming video.